चलिए दो बच्चों की कल्पना करते हैं। एक जो मैथ्स के हर टेस्ट में टॉप करता है, क्लास में सबसे होशियार माना जाता है, पर नए लोगों से बात करने में थोड़ा घबराता है। और दूसरा बच्चा है जो पढ़ाई में बस ठीक ठाक है, लेकिन घर में कोई भी मशीन खराब हो जाए तो वो उसे खोलकर ठीक कर देता है। उसे पता होता है कि कौन सा तार कहाँ लगना है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। और असल में आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के आसपास घूमने वाली है। बिल्कुल। आज हम इसी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो शिक्षकों के लिए तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं जो इस पूरी धारणा को एक आलोचनात्मक नजरिए से देखने की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नोट्स में क्या छिपा है। और आज हमारा मकसद सिर्फ इंटेलिजेंस की परिभाषा रटना नहीं है। असली मकसद ये समझना है कि इसकी जो पारंपरिक सोच है, जो पुरानी सोच है, उसे तोड़ना जरूरी क्यों हो गया है। सही बात है। हम देखेंगे कि कैसे वो पुरानी एक तरह से तंग सोच बच्चों पर असर डालती है और कैसे एक नया खुला नजरिया क्लासरूम का माहौल ही बदल सकता है। ठीक है, तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ, पारंपरिक दृष्टिकोण से। बिल्कुल। इन नोट्स के मुताबिक पुरानी सोच ये थी कि बुद्धि जन्म से मिलती है, ये फिक्स्ड होती है, मतलब बदली नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी बात, इसे आईक्यू टेस्ट जैसे पैमानों से नापा जा सकता है। हाँ, और सारा जोर हमेशा गणित और भाषा पर ही रहा। हाँ, सही कहा। ये सोच दशकों तक हावी रही। इसे साइकोमेट्रिक अप्रोच भी कहते हैं, जिसका मतलब ही है दिमाग को नापने की कोशिश करना। और यहीं पर एनसीईआरटी की सोच, जैसा कि इन नोट्स में बताया गया है, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण लेकर आती है। अच्छा। ये कहती है कि ये पारंपरिक सोच न सिर्फ अधूरी है बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। खतरनाक? हाँ, क्योंकि ये बच्चे की रचनात्मकता, उसकी इमोशनल समझ, लोगों से घुलने मिलने का हुनर और प्रैक्टिकल स्किल्स, इन सबको सिरे से नकार देती है। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है कि बुद्धि जन्मजात है, पर मैं सोच सकती हूँ कि इस सोच की वजह से दिक्कतें भी बहुत हुई होंगी। इन नोट्स में इसके नुकसान के बारे में क्या बताया गया है? बहुत कुछ। सबसे बड़ी समस्या है आईक्यू टेस्ट पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। देखिए, ये टेस्ट क्या नापते हैं? याददाश्त शायद। आपकी याददाश्त, आपकी तार्किक क्षमता, कुछ हद तक आपकी शब्दावली। लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ इन्हीं चीजों से चलती है? एक कलाकार की क्रिएटिविटी, एक लीडर की लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता, या वो आपका दूसरा वाला बच्चा, एक मैकेनिक की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? नहीं, आईक्यू टेस्ट ये सब तो नहीं नाप सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है इन नोट्स में? मतलब ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है आईक्यू टेस्ट में जो एक शहरी बच्चे के लिए आसान हो और एक ग्रामीण बच्चे के लिए मुश्किल? हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक सवाल है, अगर एक कॉन्सर्ट टिकट 1200 रुपए का है और आपको 15% डिस्काउंट मिलता है, तो आपको कितने पैसे देने होंगे? ठीक है। एक शहरी मध्यम वर्गीय बच्चा जिसके लिए कॉन्सर्ट जाना आम बात है, वो शायद इसे आसानी से हल कर दे। अब एक दूसरे बच्चे की कल्पना कीजिए जो एक दूर दराज के गांव में रहता है, जहां खेती ही मुख्य पेशा है। उसके लिए तो शायद कॉन्सर्ट शब्द ही नया होगा। बिल्कुल, उसके लिए शायद ये सवाल ही बेगाना हो। लेकिन अगर आप उससे पूछें कि 1 बीघा जमीन में कितना बीज लगेगा और बारिश के आसार देखकर फसल कब काटनी चाहिए, तो उसका जवाब किसी भी शहरी बच्चे से ज्यादा सटीक और बुद्धिमान होगा। सही बात है। इसी को सांस्कृतिक पक्षपात या कल्चरल बायस कहते हैं। टेस्ट बनाने वाले अक्सर अपनी दुनिया को ही पूरी दुनिया मान लेते हैं, क्योंकि हमारे सवाल उसकी दुनिया से नहीं जुड़ते। बिल्कुल। और यहीं पर आकर ये मामला सिर्फ अकादमिक नहीं रह जाता, ये सीधा बच्चों की साइकोलॉजी से जुड़ जाता है। जब किसी बच्चे पर ठप्पा लगा दिया जाता है तो असल में होता क्या है? यहीं पर इन नोट्स में लेबलिंग के खतरनाक असर की बात की गई है। सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसे एक टेस्ट के बाद क्लास में कमजोर कह दिया गया। अब वो हर नई चुनौती को उसी नजर से देखेगा। उसके मन में बैठ जाएगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं होशियार नहीं हूं। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, उसकी कोशिश करने की हिम्मत खत्म हो जाती है। वो खुद को उस लेबल के अंदर कैद कर लेता है। बिल्कुल। लेकिन कई शिक्षक या माता पिता ये तर्क दे सकते हैं कि लेबलिंग, जैसे किसी को गिफ्टेड कहना या स्पेशल नीड्स वाला बच्चा कहना, उन्हें सही संसाधन दिलाने में मदद करती है। क्या इन नोट्स में इस पहलू पर कोई बात की गई है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और नोट्स इस बात को मानते हैं कि पहचान जरूरी है ताकि मदद की जा सके।
लेकिन पहचान और लेबल में एक बहुत महीन सी रेखा होती है। अच्छा। पहचान का मकसद बच्चे की जरूरत को समझकर उसे सहारा देना है, जबकि लेबल का मकसद उसे एक डब्बे में बंद कर देना है। पारंपरिक सोच अक्सर लेबलिंग पर जोर देती है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये सीखने की क्षमता की ही उपेक्षा करती है। मतलब ये मान लेती है कि बुद्धि स्थिर है। हाँ, कि अगर कोई बच्चा पीछे है तो वो हमेशा पीछे ही रहेगा। तो ये एक तरह का माइंडसेट का खेल हो गया। अगर मान लिया कि बुद्धि पत्थर की लकीर है, तो फिर उसे बेहतर बनाने की कोशिश ही क्यों करेगा कोई? बिल्कुल। और नई सोच, जिसे ये नोट्स बढ़ावा दे रहे हैं, इसी पत्थर की लकीर को तोड़ती है। ये कहती है कि बुद्धि गतिशील है, इसे विकसित किया जा सकता है। सही माहौल, सही बातचीत, प्रोत्साहन और मौकों से कोई भी बच्चा अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। ये सोच एक बच्चे को कमजोर नहीं, बल्कि अभी और सीखने की जरूरत वाला मानती है। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो अगर पारंपरिक मॉडल में इतनी खामियां हैं, तो फिर इसका विकल्प क्या है? हमें किस दिशा में सोचना चाहिए? इन नोट्स के मुताबिक बुद्धि को देखने का नया नजरिया क्या है? नया नजरिया कहता है कि बुद्धि एक गतिशील और संदर्भ आधारित चीज है। गतिशील और संदर्भ आधारित। हाँ, गतिशील का मतलब है कि ये बढ़ सकती है, विकसित हो सकती है। और संदर्भ आधारित, ये शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि बुद्धिमानी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस माहौल में हैं। अच्छा। जंदर ने रास्ता खोजने की बुद्धि एक बिजनेस डील करने की बुद्धि से अलग है। एक कविता लिखने की बुद्धि एक इंजन को ठीक करने की बुद्धि से अलग है। कोई भी एक दूसरे से कम या ज्यादा नहीं है, बस अलग अलग संदर्भों में उनकी जरूरत है। तो ये तो सीधे सीधे हमारी कहानी वाले दूसरे बच्चे से जुड़ गया, जो मशीनें ठीक कर लेता था। बिल्कुल। पारंपरिक आईक्यू टेस्ट में शायद उसका स्कोर कम आए, लेकिन अपने संदर्भ में यानी प्रैक्टिकल दुनिया में वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। समाज अक्सर इस तरह की इंटेलिजेंस को पहचानता ही नहीं। बिल्कुल नहीं पहचानता। और यहीं पर एक रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का जिक्र आता है, जिनके विचार इन नोट्स में बहुत अहम है। वाइगोत्स्की? हाँ, वाइगोत्स्की ने कहा कि बुद्धि किसी के दिमाग के अंदर अकेले पैदा नहीं होती। ये समाज में लोगों के साथ बातचीत से, हमारी भाषा और हमारी संस्कृति से विकसित होती है। बच्चा अपने बड़ों से सीखता है, अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए सीखता है। बुद्धि एक सामाजिक उत्पाद है। इसे थोड़ा और आसान करेंगे। मतलब वाइगोत्स्की के हिसाब से सीखना होता कैसे है? सोचिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। ठीक है। वो सिर्फ किताब पढ़कर नहीं सीख सकता। कोई बड़ा पीछे से साइकिल पकड़ता है, उसे बताता है पेडल मारो, सामने देखो, बैलेंस बनाओ। हाँ, ये तो होता है। धीरे धीरे वो सहारा हटा लिया जाता है और बच्चा खुद चलाने लगता है। ये जो सहारा और बातचीत है, यही सामाजिक सांस्कृतिक लर्निंग है। हमारी बुद्धि भी ऐसे ही विकसित होती है, दूसरों की मदद और संवाद से। अच्छा, इसीलिए ये नोट्स गार्डनर की बहुबुद्धि यानी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी पर इतना जोर देते हैं। बिल्कुल। ये तो पारंपरिक एक तरह की बुद्धि वाली सोच पर सीधा हमला है। ये एक क्रांतिकारी विचार था। गार्डनर ने कहा कि बुद्धि कोई एक चीज नहीं है, बल्कि यह कम से कम 8-9 अलग अलग तरह की क्षमताओं का गुलदस्ता है। जैसे भाषाई बुद्धि, जो लेखकों और कवियों में होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि, जो वैज्ञानिकों और गणितज्ञों में होती है, फिर संगीतिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि जो डांसरों और खिलाड़ियों में होती है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें वो भी तो थी, लोगों को समझने वाली और खुद को समझने वाली बुद्धि। हाँ। पारस्परिक बुद्धि, यानी दूसरों के मूड और भावनाओं को समझने की क्षमता, जो अच्छे लीडर्स या काउंसलर्स में होती है। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी खुद की भावनाओं और कमजोरियों को समझने की क्षमता। एनसीईआरटी इस थियरी को इसलिए इतना महत्व देता है क्योंकि ये हर तरह के टैलेंट को इज्जत देती है। ये कहती है कि हर बच्चा स्मार्ट है, बस उनका स्मार्ट होने का तरीका अलग अलग है। तो गार्डनर के हिसाब से हमारी कहानी का जो पहला बच्चा था, जो मैथ्स में अच्छा था, उसमें जबरदस्त लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। हाँ। और जो दूसरा बच्चा मशीनें ठीक कर लेता था, उसमें शायद बॉडीली काइनेस्थेटिक या लॉजिकल इंटेलिजेंस का एक अलग ही रूप है, जिसे कोई आईक्यू टेस्ट कभी पकड़ ही नहीं पाता। एकदम सही पकड़ा। ये थियरी हमें हर बच्चे में छिपी खूबी देखने का एक नया चश्मा देती है। ये हमें ये कहने से रोकती है कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, और ये कहने के लिए प्रोत्साहित करती है कि देखते हैं ये बच्चा किस चीज में अच्छा है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन सब गहरी बातों का एक आम शिक्षक
और क्लासरूम के लिए क्या मतलब है? इसका जमीन पर क्या असर पड़ना चाहिए? इसका शैक्षिक प्रभाव बहुत गहरा है। अगर हम इस आलोचनात्मक नजरिए को अपना लें तो क्लासरूम की पूरी तस्वीर बदल सकती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो नोट्स कहते हैं, शिक्षक को ये मानना होगा कि कोई भी बच्चा कम बुद्धिमान नहीं है। हर बच्चे में कोई ना कोई चिंगारी है। बिल्कुल, बस उसे हवा देने की जरूरत है। ध्यान कमियों से हटाकर ताकतों पर लाना होगा। और इससे शिक्षक की भूमिका भी तो बदल जाती होगी, वो सिर्फ लेक्चर देने वाला नहीं रह जाता। बिल्कुल, शिक्षक एक फैसिलिटेटर यानी सहायक बन जाता है। उसका काम बच्चों पर होशियार या कमजोर का लेबल चिपकाना नहीं, बल्कि उन्हें खुद की क्षमताएं पहचानने में मदद करना है। और इसके लिए नोट्स कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी देते हैं। हाँ, जैसे सिखाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना। जैसे कि मतलब ये कि अगर आप कोई कहानी पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ उसे पढ़कर सुनाने के बजाय आप बच्चों से उस पर एक नाटक करने को कह सकते हैं। अच्छा, तो ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले बच्चों को अपील करेगा। सही, आप उनसे उस कहानी पर एक गाना बनाने को कह सकते हैं। ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस को अपील करेगा। आप उन्हें ग्रुप में उस पर चर्चा करने को कह सकते हैं, जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देगा। जब आप कई रास्ते खोलते हैं तो अलग अलग तरह की बुद्धि वाले बच्चे उस ज्ञान से जुड़ पाते हैं। सही बात है। इसका मतलब है कि क्लास में आर्ट, म्यूजिक, खेल कूद और ग्रुप प्रोजेक्ट्स को भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी गणित और विज्ञान को मिलती है। ये हर बच्चे के सीखने के अलग स्टाइल का सम्मान करना है। हाँ, और इसका सीधा असर मूल्यांकन यानी बच्चों को आंकने के तरीके पर भी पड़ता है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम मानते हैं कि बुद्धि कई तरह की है तो उसे नापने का पैमाना भी तो एक नहीं हो सकता है ना। सिर्फ साल के अंत में एक 3 घंटे की परीक्षा बच्चे की पूरी काबिलियत नहीं बता सकती। तो फिर तरीका क्या है? तरीका है जिसे हम CCE या कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। मतलब बच्चे का लगातार और हर पहलू पर मूल्यांकन हो। क्लास में वो कैसे सवाल पूछता है, ग्रुप में कैसे काम करता है, उसने जो प्रोजेक्ट बनाया वो कैसा है, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, इन सब चीजों को महत्व दिया जाए। इससे बच्चे की एक ज्यादा सच्ची और पूरी तस्वीर सामने आती है, न कि सिर्फ उसकी रटने की क्षमता की। बिल्कुल। तो कुल मिलाके अगर मैं इसे समेटूं तो ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें इंटेलिजेंस के बारे में हमारी पूरी सोच को बदलने के लिए कहता है। ये हमें ये मानने से रोकता है कि बुद्धि कोई तिजोरी में बंद खजाना है जो कुछ ही लोगों को मिलता है। बिल्कुल। इसके बजाय ये बुद्धि को एक बहती हुई नदी की तरह दिखाता है, जो बहुआयामी है, जो मेहनत और माहौल से बढ़ सकती है और जिसे समाज और संस्कृति मिलकर आकार देते हैं। और इन नोट्स में एक लाइन है जो शायद परीक्षा के लिए दी गई है, लेकिन वो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। क्या है वो लाइन? वो लाइन है, बुद्धि कोई एकल स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से आकार लेने वाली क्षमताओं का एक गतिशील समूह है। Intelligence is not a single fixed entity, but a dynamic set of abilities shaped by socio-cultural contexts. बिल्कुल। अगर कोई एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ये सोचने पे मजबूर करता है कि ये नजरिया सिर्फ स्कूलों तक ही क्यों सीमित रहे। अगर हम इसी सोच को अपने ऑफिस, अपने समाज में भी अपनाएं, तो लोगों को और उनके काम को देखने का हमारा तरीका कितना बदल जाएगा। ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद हम उन लोगों को ज्यादा महत्व देना शुरू करेंगे जिनकी व्यवहारिक या रचनात्मक क्षमताएं असाधारण हैं, भले ही उनके पास बड़ी बड़ी अकादमिक डिग्रियां ना हों। हम शायद एक बढ़ई, एक किसान या एक कलाकार के हॉनर को भी उतनी ही बुद्धिमानी मानेंगे जितनी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कोडिंग को। बिल्कुल। और एक आखिरी विचार जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि आज हम कितनी छिपी हुई प्रतिभाओं को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं या उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे क्योंकि हम सब अभी भी स्मार्ट होने की एक बहुत पुरानी, बहुत ही तंग परिभाषा में अटके हुए हैं।